Hello guys, today we are going to start our new topic on formal and informal organization. So let us start. Formal organization. It is designed by management and lines of authority are clearly defined to achieve goal. एक मैनेजर डिज़ाइन करता है विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन और इसमें लाइंस ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि सबॉर्डिनेट को पता है कि उसके सुपीरियर से वो लेने हैं, ऑर्डर्स लेने हैं और ये क्या करते हैं, फिर हमारे गोल्स पे इससे अच्छी तरह अचीव हो जाएंगे। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है, इसमें क्या होगा कि इजी फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड, मतलब कि सबको पता है कि उसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, तो फिर इससे ईजी हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। क्लैरिटी इन रूल्स। अब क्या होगा, यहाँ पे ना कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, मतलब एज प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए होंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन नहीं होगी तो क्लैरिटी इन रूल्स हो गया कि किसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज़ मेंटेन थ्रू एन एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड। अब क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड भी मेंटेन होती है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ेक्टिव गोल्स। अब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, गोल्स अचीव होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज में। प्रोसीजर डिले। अब क्या होगा कि इसमें पहले क्या होगा, पहले सबॉर्डिनेट के पास जाएंगे ऑर्डर्स, ठीक है, जो पीछे से पास हुए हैं, और फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट करेगा मिडिल मैनेजर को पास, फिर वो मिडिल मैनेजर करेगा टॉप मैनेजर को पास, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, ऑर्डर्स पास करने में, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होगा ये, तो फिर इसमें टाइम कंज्यूम होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इनएडिक्वेट क्रिएटिविटी। अब क्या होगा, इसमें मैनेजर फॉर्म करेगा रूल्स, ठीक है, तो जो क्रिएटिविटी जो एम्प्लॉयज़ में है और उनको अगर अपने प्लान्स इम्प्लीमेंट करने होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक अच्छा सा रिलेशन नहीं है, मतलब सोशल रिलेशन नहीं है उनके बीच में, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट क्रिएटिविटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब है कंप्लीट पिक्चर। It is difficult to understand all human relationship in an enterprise as it places more emphasis on structure and work। मतलब कि ये ज़्यादा फोकस किस में करेगा, अपने वर्क में, जिसकी वजह से सोशल नीड हमें नहीं पता चलेगी कि एम्प्लॉय की सोशल नीड क्या होगी, तो ये हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं देगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये क्या, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। अब ये क्या है, अब ये यहाँ पे ना सोशल रिलेशनशिप होंगी, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप है तो वो अपनी नीड्स बता पाएंगे, एम्प्लॉय अपनी नीड्स खुल के बता पाएगा मैनेजर को, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता है, मतलब कि फैमिली लाइक क्रिएट होते हैं वो सब। इसके एडवांटेजेस क्या है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इसमें ये नहीं है, जैसे कि उसके डिसएडवांटेज में ये था प्रोसीजर डिले, और इसके एडवांटेज है फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इसमें सीधे सबॉर्डिनेट सुपीरियर को अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर सोशल रिलेशनशिप्स हैं तो वो सीधे उसको ऑर्डर बता पाएगा सुपीरियर को, जिसकी वजह से फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्या, सोशल नीड्स भी इसमें पूरी होती है बिकॉज ऑफ सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेंसी। अब क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय सुपीरियर को उसके डर की वजह से बोल नहीं पा रहा है तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अपने प्लान आसानी से बता पाएगा बिकॉज ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब डिसएडवांटेज देखते हैं इसके, अगेंस्ट इंटरेस्ट। अब ये अगेंस्ट से इंटरेस्ट है, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत फैलने लग पड़ा तो क्या होगा, वो अगेंस्ट इंटरेस्ट जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के। रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज क्या है, अब इसमें अगर एक बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में अगर एक प्लान इम्प्लीमेंट करने का उनका मन हुआ तो फिर क्या होगा कि मैनेजर इन अ पोजीशन नहीं होगा कि उसको चेंज कर पाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रुप नॉर्म्स फॉर्म बाय एम्प्लॉयज़। ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। It pressurizes the members to conform to group expectations।
दिस कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ द नॉर्म्स सेट बाय द ग्रुप आर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब क्या होगा, एम्प्लॉयज़ ने अगर कोई एक पूरा मतलब ग्रुप नॉर्म है उन्होंने सेट कर लिया कोई प्लान, ठीक है, तो वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रुप एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होगी, ठीक है। बस इसमें ये, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेलीगेशन। डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। जब एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। अब इसके हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इसके 3 एलिमेंट्स है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या है, राइट टू कमांड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। अथॉरिटी में सुपीरियर सबॉर्डिनेट को वो कमांड देता है कि उसको ये परफॉर्म करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन होता है कि वो उसको अच्छे से परफॉर्म करे। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम, कि उसका क्या आंसरेबल है। और अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, मतलब कि डेलीगेशन मतलब कि ये पास हो सकती है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड, और अकाउंटेबिलिटी कैन ऑल्सो बी नॉट डेलीगेटेड। और ये कहाँ से होती है, अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल अपोजिशन। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आई, डेलीगेटेड अथॉरिटी, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। अब हम इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। अब डेलीगेशन है, ठीक है, तो उसमें सुपीरियर क्या करे, सबॉर्डिनेट को अपने काम बांट रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मैनेजर जो होगा एक जो ज़रूरी के काम है उनमें अच्छे से फोकस पर कर पाएगा, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होगी। एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय को पता है उसने क्या करना है, ठीक है, वो एक डेलीगेशन उसको इम्प्रूवमेंट देता है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय ट्रेन हो जाता है और उसकी डेवलपमेंट होती है। मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। अब क्या, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगी, अगर वो उसको सुपीरियर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगी, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर पाएगा। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अब क्या होगा, अच्छे से काम होगा, मैनेजर भी अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयज़ भी क्योंकि इम्प्रूव कर रहे हैं। बेसिक फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। अब इसमें क्या है, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में क्या है कि अब इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच आर द बेसिक फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जो क्या है, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेटर कोऑर्डिनेशन। अब the elements of delegation, namely authority, responsibility and accountability, help to define powers, duties and answerability related to various positions in an organization। जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स की वजह से एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चलेगा, ठीक है। बस इसमें यही है। अब हम आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन में, जो कि एक नया टॉपिक है। फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड विथ लोअर लेवल्स आर डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जब लोअर लेवल को मैनेजर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। और इसके बाद सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजर। इसमें सिर्फ डिसीजन कौन लेता है, सिर्फ टॉप मैनेजर। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। अब क्या होगा, जब एक मैनेजर लोअर लेवल्स को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देगा तो क्या होगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और वो खुद अपना सब कुछ मैनेज करेंगे, उनको एक फ्रीडम मिल जाएगी अपने डिसीजन लेने को, ठीक है। तो क्या होगा, वो डेवलप्स इनिशिएटिव करेगा अमंग सबॉर्डिनेट। डेवलप्स मैनेजर टैलेंट टू फॉर फ्यूचर। इसमें अब वो खुद डिसीजन लेंगे तो उनके पास एक टैलेंट आ जाएगा, ठीक है, कि उनको फ्यूचर में किस तरह से कैसे यूज़ करनी है थिंग्स। क्विक डिसीजन मेकिंग। अब सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, बिकॉज टॉप मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल्स के पास है, जो कि जो क्या है एट द पॉइंट नियरेस्ट टू द एक्शन, जो कि मतलब कि
मतलब डिसीजन आर टेकन एट द लेवल्स विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है। एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फ्रॉम मैनी लेवल्स, मतलब कि यहाँ पे टॉप मैनेजर की ज़रूरत नहीं है सीधे, मतलब कि टॉप एक जो लोअर लेवल है वो सीधे टॉप मैनेजर को बोल देंगे, मतलब मिडल मैनेजर की ज़रूरत नहीं है इसमें, सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि सेंट्रलाइजेशन में नहीं होगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, ये हो गया। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, अब क्या होगा, अब डिसेंट्रलाइजेशन जब मैनेजर एक अपनी अथॉरिटी पास कर देगा डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल्स को, तो क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट वर्क होंगे उसमें मैनेजर अच्छे से ध्यान दे पाएगा, जिसकी वजह से मैनेजर की ग्रोथ होगी। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट as well as divisional or department heads. These allow them to function in a better manner situated to their department, मतलब कि क्या होगा, हर एक पर्सन अच्छे से परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, क्योंकि उनके पास एक तो मोटिवेशन आ जाएगी, ठीक है, और मैनेजर भी अच्छे से काम कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल, अब क्या, एक सुपीरियर अच्छे से बेटर कंट्रोल कर पाएगा कि कौन सा लेवल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जब वो अपनी अथॉरिटी पास कर देगा तो वो ईज़िली इवेल्युएट कर पाएगा, जिसकी वजह से वो ईज़िली आंसरेबल भी हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर भी आज फिनिश कर लिया। ओके गाइस, तो इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।